हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करेंगे आरंभिक नगर। इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में कि जो भारत के इतिहास में आरंभिक नगर थे, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इन सभी के बारे में हम डिटेल से करेंगे कि ये आरंभिक नगर कैसे बने थे और इनके हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, कैसी जीवन शैली थी इस समय पर इन नगरों में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे हमने पहले के चैप्टर्स में किया था, कुछ एग्जाम्पल दी होती है कि आपको कनेक्ट किया जाए इस चैप्टर के साथ, तो इसे भी हम देख लेते हैं। दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर करते थे। तो देखिए, अगर हम आज भी हम बात करें ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, खैर अभी सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो कि पुराने खंडर और पुराने घर को देखकर ना ऐसे उनके मन में धारणा बन जाती है कि यहाँ पर पक्का कोई भूत वगैरह रहता होगा, है ना। तो भूतिया, उसको भूतिया घर या भूतिया महल इस टाइप कुछ कहा जाता है। तो एक ने क्या कहा कि इसकी वास्तुकला देखो। अब वास्तुकला क्या होती है कि किस टाइप से उसका स्ट्रक्चर है, वो कैसे बना हुआ है, उसको कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस तरह की बातें चल रही थी उनके आसपास। तो उनके मन में भी ये हुआ कि उनके मन में भी इच्छा हुई कि ये सब क्या, मतलब ये नगर कैसे बने, क्या शुरुआत से ही ऐसे थे, मतलब इनका कैसे विकास हुआ, जैसे कैसे ढह गए थे। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं असल में हड़प्पा के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर कहानी कब शुरू होती है, जब लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जो मजदूर लगे हुए थे, इंजीनियर, उनको अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला था। ऐसे नहीं एकदम से उन्हें मिल गया और उन्होंने नाम दे दिया हड़प्पा। तो देखिए, जो रेलवे लाइन बिछ रही थी उसके लिए ना उन्हें ईंटें चाहिए थी और ईंटें उनके पास कम हो गई थी। तो उन्होंने इधर उधर आसपास देखा तो वहाँ पर उन्हें अच्छी ईंटें मिल गई थी। ईंटों, उन्हें खंडर मिला था एक जो ईंटों का बना हुआ था। तो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई उन ईंटों को जोड़कर। तो इससे कई इमारतें पुरानी तरह से नष्ट हो गई थी। अब देखिए, उनको पहली बार तो नहीं पता था कि ये कोई हड़प्पा सभ्यता है या जो कोई नगर था। तो उन्होंने तो जाने अनजाने में वो जो भी ईंटें मिली थी उन्हें आसपास के क्षेत्र में, वो ईंटें उन्होंने उठानी शुरू कर दी और अपने काम में लगाने लग गए थे। लेकिन बाद में जो कनिंघम था, उसने उसने इसे हड़प्पा का नाम दिया था। तो लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविद इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो देखिए, जो उन्होंने ईंटें उठाई थी वो एक पुराने खंडर की ईंटें थी और जब 80 साल पहले उन्हें जब आर्कियोलॉजिस्ट थे जो, उन्होंने जब अध्ययन किया, स्टडी की इन ईंटों के बारे में या पुराने स्थलों के बारे में, तो उन्हें पता चला कि ये सबसे पुराने शहरों में से एक है जिसे हड़प्पा का नाम दिया गया। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया था। तो देखिए, सबसे पहले यहीं पर मिले थे उसको हड़प्पा। इस नगर की सबसे पहले खोज हो चुकी थी और इसके बाद जितने भी उन्हें एविडेंस, जितने भी कुछ साक्ष्य मिलते गए, तो उन सभी को उन्होंने हड़प्पा के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था कि ये भी हड़प्पा सभ्यता के समय की ही है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ करता था। तो अगर हम इन नगरों की बात करें तो 4700 साल पहले इन नगरों का निर्माण होता था। तो धीरे धीरे इनकी स्टडी जब बढ़ती गई तो हमें और भी जानकारी मिलती गई। हड़प्पा, अब देखिए, हड़प्पा एक जगह है पाकिस्तान में है जो अभी, वहाँ पर सबसे पहले साक्ष्य मिले थे हड़प्पा पर। तो इसीलिए वहाँ के बाद जितने भी हमें एविडेंस मिले, हड़प्पा के बाद जितने भी हमें एविडेंस मिले इतिहास में, कोई आरंभिक नगरों के या पुराने खंडरों में से किसी भी प्रकार के कुछ भी जानकारी मिली, उन सभी को आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा सभ्यता के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। क्योंकि देखिए, जिसे सबसे पहले ढूंढा जाता है, सबसे पहला जो नाम होता है ना, उसके बाद जो उसके जैसी चीज़ें मिलती हैं ना, सेम उसी को वही नाम दिया जाता है। अब देखिए, इन नगरों की विशेषता क्या थी, ये नगर कैसे बने हुए थे, इन नगरों में क्या कुछ होता था। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आरंभिक नगर मैप में देखिए हमें सबसे पहले मिलते कहाँ पर है, कौन कौन से क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए, इधर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में ये मोहनजोदड़ो है। सिंधु नदी की ये जो सहायक नदियाँ, झेलम, चेनाब, रावी। अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा, यहाँ रावी नदी के किनारे पर हमें मिलता है हड़प्पा
जो सभ्यता है सबसे पहले यहाँ पर मिली थी। इसके बाद जो हमें और भी साक्ष्य मिले थे वो मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा, सुरकोता, लोथल से मिले हैं, चूहंदड़ो से मिले हैं, कालीबंगा, राखीगढ़ी जो राजस्थान के क्षेत्र में है। तो इन सभी से जितने भी हमें साक्ष्य मिलते गए उसमें धीरे धीरे उनको हमने उनकी और स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट ने की और उनके बारे में अच्छे से जानकारी मिलती गई। तो आइए शुरू करते हैं। हम ये जानकारी क्या थी, इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में जो नगर मिले हैं, जो खंड मिले थे पुराने, उनमें से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मान लीजिए ये कोई एक नगर है, आज के समय पर गांव होते हैं, तो ये जो नगर है इसको 2 या उससे ज़्यादा, जैसे 3, उससे ज़्यादा भी 4 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। अब देखिए ऐसे बने थे ये नगर और इसके बीच में से ऐसे डिवाइड किया था, और ये वाला जो भाग था ना ये छोटा था और लेकिन ऊंचा था, और यहाँ वाला जो एरिया था वो ज़्यादा था। पुरातत्वों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊंचा वाला भाग है ना इसको दुर्ग कहा है, कि इसको दुर्ग का नाम दिया गया है ऊंचे वाले भाग को, और निचले को निचला हिस्सा कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से की जाती थी। देखिए अब ये एक पार्ट बना, ये दूसरा बना, ये ऊंचाई वाला है और ये नीचे वाला है। तो इसके 4 चुफेरे, इसके 4 आसपास में 4 दीवारी की गई थी ईंटों से, जो ईंटें हमें उन्हें मिली थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। जो ईंटें मिली हैं ना इन खंडरों में से, इतनी पक्की ईंटें हैं ना, पुराने समय पर हर एक चीज़ इतनी अच्छी बनाई जाती थी, क्वालिटी अच्छी थी। अभी तो मिलावट होने लगी है ना, पहले बिल्कुल शुद्ध चीज़ों से बनाई जाती थी। तो देखिए जो ईंटें थी ना वो भी इतनी पक्की थी कि अभी भी वो वैसे की वैसी खड़ी हैं, कि उनकी दीवारें आज तक खड़ी हैं। लगभग 4700 साल पहले। आप सोच कर देखिए 4700 साल कितने हैं। अगर हम 10-12 साल की बात करें ना तो ही हमें लगता कि पता नहीं कितना टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पर 4700 साल पहले की बात की गई है, कि तब की ईंटें थी ना जो आज भी वैसी की वैसी, कई जगहों पर हमें दीवारें उनकी वैसी की वैसी मिलती हैं। दीवार बनाने के लिए चिनाई कैसे करते थे? ईंटों की चिनाई करते थे, जिससे कि दीवारें मजबूत रह सकें, जैसे आज भी करते हैं। आज तो लेकिन प्लास्टर वगैरह, उस समय पर हो सकता है मिट्टी या गारे वगैरह से कुछ करते हो। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। अब देखिए ये जो नगर बनाए गए थे ना, ऐसा ये नगर था। जैसे यहाँ जो छोटा वाला एरिया था ना, ये हम ऊंचाई वाला एरिया मान लेते हैं, इसको दुर्ग, और ये जो है इसको हम नीचे वाले को निचला हिस्सा मान लेते हैं। जो ऊंचे वाला जो दुर्ग थे ना उसमें कुछ खास चीज़ें भी बनाई गई थी, जैसे कि एक बहुत बड़ा तालाब के एविडेंस मिला है, जिसे महान स्नानागार कहा गया। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्नानागार था ना किसी खास मौके पर ही इसको खोला जाता था, मतलब इसमें किसी खास मौके पर ही स्नान किया जाता था, या कुछ भी अनुष्ठान लोग करते हैं धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ था। तो इसी तरह से कुछ खास चीज़ें भी मिलती हैं। इन्होंने महान स्नानागार का नाम दिया है पुरातत्व ने। और ये जो स्नानागार था, आज का हम स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्विमिंग पूल के जैसे बना था, और इसके आसपास छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। हो सकता है वो लोगों के लिए आराम करने के लिए हो सकते हैं, या फिर वो लोगों के लिए कपड़े चेंज करने के लिए भी हो सकते हैं, कि यहाँ पर स्नान करते हैं लोग तो यहाँ पर कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ खास चीज़ें मिली हैं। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए जैसे ये तालाब बना, इसमें पहले ईंटें जोड़ी गई थी। जब पुराना समय था ना, जो पुराने घर होते थे या सड़कें होती थी, उसको भी ईंटों से ही बनाया जाता था। आज तो वो बजरी वगैरह पक्का कुछ पा देते हैं ना ऊपर से, लेकिन पहले ईंटें पाते थे, फिर उसके बीच में ऐसे रेत या किसी प्लास्टर से भर देते थे, कि जो पानी वगैरह वो नीचे ना निकले। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए देखिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी थी। अब देखिए यहाँ से एक सीढ़ी हो सकती है, यहाँ से एक हो सकती है, सीढ़ियां भी थी इसमें उतरने के लिए। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। हमने पहले देख लिया था कि कमरे, हो सकता है वो कमरे बनाए गए हों कि उनके कपड़े चेंज करने के लिए, या फिर हो सकता है उनके आराम करने के लिए बनाए गए हों। तो इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। तो जो इस बड़े स्विमिंग पूल को स्नानागार को भरते थे, उसको उस कुएं से निकालकर यहाँ पर भरा जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो नागरिक थे ना वो किसी खास मौके पर ही स्नान करते थे।
अब देखिए कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल में भी कई अग्निकुंड मिले हैं। अब हमें बहुत सी ऐसी जगहों में से साक्ष्य मिले हैं जिसके बारे में हम और भी देखेंगे अच्छे से। जो कालीबंगा है, जो राजस्थान का क्षेत्र है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। काले का अर्थ तो होता है, मतलब काली का तो आपको पता ही है, कलर है ना ब्लैक, तो बंगा का अर्थ होता है, बंग होती है ना जो चूड़ी, चूड़ी टाइप कुछ बना होता है ना, बैंगल्स, तो कालीबंगा उससे नाम दिया गया। वहाँ पर हमें चूड़ी के भी साक्ष्य मिलते हैं। और लोथल में अन्य नगरों के अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ संभवत यज्ञ किए गए होंगे। यहाँ पर देखिए आज भी अब अगर हम देखें कि लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके लिए अग्निकुंड बनाते हैं। तो ऐसे ही लोथल और कालीबंगा में भी कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडार गृह मीन्स कि वहाँ पर लोग कुछ ना कुछ भंडार करके रखते होंगे, या अपने खाने पीने की चीज़ें, या फिर कुछ। यहाँ पर देखिए ये रहा पिक्चर जो हमने देखा था ना, महान स्नानागार। ये देखिए ये महान स्नान, ये नीचे की तरफ ऐसे यहाँ पर पानी भरा जाता था, और इधर देखिए यहाँ भी सीढ़ियाँ और यहाँ भी सीढ़ियाँ। इसके आसपास ये देखिए, यहाँ पर आसपास जितने भी है ये छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। हो सकता है उनके आराम के लिए हो, या फिर उनके कपड़े चेंज करने के लिए हो, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना एक होल भी बना होता था कि जो पानी था ना, वो जो गंदा पानी होता है उसको बाहर निकाला जाता था। आगे हम देखेंगे कि इस हड़प्पा सभ्यता का था ना, वो जो नाली वाला सिस्टम था, जो जल निकासी प्रणाली थी, वो भी बहुत अच्छे से बनी हुई थी। आज को अगर हम कंपेयर करें ना उस समय, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और आज तो बहुत बुरा हाल हो रखा है हमारे गांव में, नगरों में नालियों और सड़कों का। यहाँ पर देखिए भवन, नाले और सड़कें कैसी बनी हुई थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। अब देखिए हमने बात की थी नगरों के बारे में, ये देखिए ऐसे एक दुर्ग होता था और एक निचला हिस्सा था। तो इनमें 1 मंजिल भी हो सकती थी और 2 भी हो सकती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तो घर का जो आंगन था ना, उसके चारों तरफ ही कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और घरों में कुएं भी होते थे। अब देखिए एक विशेषता ये भी थी कि इन जो नगरों के जो सड़कें हैं ना, वो समकोण पर आपस में काटती थी ऐसे। आज की अगर हम सड़कें देखें गांव में, तो ऐसे 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 घुमा फिरा के, है ना, ऐसे गोलाई में किसी भी तरह की हो सकती है। लेकिन तब क्या, इसकी एक खास विशेषता ये है कि जो इसकी सड़कें थी ना, वो हमेशा ही समकोण पर काटती थी ऐसे करके। और इसके जो एक, मान लीजिए यहाँ पर एक घर है और यहाँ पर एक सड़क है ना, घर के पास के जितने भी सड़क के पास जितने भी घर थे ना, उन सभी में ऐसे कमरे बने होते थे। और एक कमरा ऐसा होता था जिसमें कुआं बनाया जाता था, और वो कमरा कहाँ पर होता था, बिल्कुल सड़क के पास में होता था। क्योंकि जो हो सकता है इसलिए बनाया कि जो आने जाने वाले लोग हों, या किसी भी प्रकार की उन्हें पानी की ज़रूरत हो, तो वो बिना पूछे किसी से पानी यहाँ पर पी ले। और तब हम देखेंगे ना हम आगे भी कि जो घर बने थे ना, ऐसे टाइप कुछ बने थे कि पहले आज के अगर हम घर देखें तो ये गेट होता है, तो डायरेक्ट हम घर के अंदर बिल्कुल सामने झांक सकते हैं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है, ऐसे बिल्कुल खुला सारा कुछ दिखता है। लेकिन उस समय ऐसा भी हो सकता है कि पर्दा प्रथा चलती हो, और जो घर के औरतें होती या महिलाएं होती थी, उनको पर्दे में ही रखा जाता हो। इसीलिए घर ना कुछ इस टाइप की ऐसे गलीजी टाइप ऐसे बने होते थे। तो फिर उसको यहाँ पर पहले जाकर फिर एंटर ऐसे घुमा के, मतलब बिल्कुल कमरे अंदर की तरफ बने होते थे। और जो बाहर के कमरे होते थे ना, बाहर की सड़क के साथ जो कमरे लगते थे ऐसे, उसमें कुआं बना होता था। हर एक कमरे में जितने भी घर थे, सभी ने अपने अपने घर में एक एक कुआं बनाया हुआ था। कई नगरों में ढके हुए नाले भी मिलते हैं। अब हम नालों के बारे में बात करेंगे। जो नाले हैं ना, वो ढके हुए मिलते हैं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइंस में बनाया जाता था, बिल्कुल सीधी लाइन में बनते थे ये नाले, और ये ढके होते थे। ऐसे नहीं अगर कोई भी मींह हनेर कुछ भी आ गया तो उसमें सारा गंद उसमें जाकर उड़कर चला गया, तो ऊपर से अच्छे तरह से ढके होते थे। हर नाली में हल्की ढलान सी होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ऐसे ढलानदार आज भी हम घरों में बनाते हैं, तो कुछ ढलानदार ऐसे बनाते हैं ना नालियाँ जो होती हैं, कि पानी बिल्कुल ढलान से बिल्कुल आसानी से जा सके, कहीं भी पानी रुके ना। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। अब देखिए जो घर की नालियाँ थी, ये सड़क है
यहाँ पर नाली बनी हुई है सड़क की और यहाँ पर घर है, तो इसको जोड़ा जाता था। ऐसे करके जो घर है ना, इनके हर एक घर की एक पर्सनल घर की जो नाली थी ना, अपने अपने घर की, वो सड़कों के जो बड़े नाले थे ना उसके साथ ऐसे करके जोड़ देते थे, ताकि पानी जो घर का पानी है ना वो भी आसानी से नाले के थ्रू बाहर चला जाए, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। एक बड़ा नाला था, उसमें छोटी छोटी नालियाँ जो घर से आती थी पानी के बहाव के लिए। ये देखिए ये घर है, तो इधर इसे बड़े नाले में मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। जो मेन होल बनाते हैं ना नाले में, ये देखिए नाला, यहाँ पर जगह जगह पर मेन होल, ताकि जो भी इसमें कचरा हो या कूड़ा करकट हो, जो भी यहाँ पर फंस जाता है या रुक जाता है नालियों में, तो उसको आसानी से बाहर निकाल कर जो रास्ता है पानी का वो साफ कर दिया जाए, ताकि अच्छे से सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से ही एक साथ ही किया जाता था। तो आज भी अगर हम देखें ना, चंडीगढ़ का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर एक मैप तैयार किया जाता है कि यहाँ पर ये घर बनेगा, इस घर का जो भी नाला है, जो इस घर का जो भी सीवरेज सिस्टम है वो इस सड़क के थ्रू आएगा। तो इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की भी हम बात करें तो जो सड़कों का निर्माण था पूरा एक प्लानिंग के साथ किया जाता था। बिल्कुल पहले योजना तैयार की जाती थी। ऐसे नहीं कि कहीं भी मन करा तो घर बना दिया, कहीं भी मन करा तो कुआं बना दिया, ऐसे नहीं था। प्रॉपर अच्छी तरह से पूरी एक योजना बनाकर फिर घरों का निर्माण किया जाता था। उसके साथ ही सड़कें और नाले भी बिल्कुल पूरी एक प्लानिंग के साथ ही बनाई जाती थी। अब देखिए वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जीवन कैसे था, लोगों का जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर वो लोग रहते थे कि जो खास इमारतें थी ना वो बनाते, उनकी योजना जो बनाते थे ना, क्योंकि उन्होंने अपना ही नगर इतने अच्छी योजनाबद्ध तरीके से बनाया हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग मैप वगैरह बनाने का काम करते थे ना उस समय पर, तो वो यहीं पर रहते होंगे। और ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें भी मंगवाते थे। तो कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि लोगों को दूर दूर भेजकर वहाँ से जो भी धातु उन्हें चाहिए होती थी वो मंगवाते थे। जो बहुमूल्य पत्थर थे, हीरे जवाहरात टाइप, कुछ मोती टाइप, तो ऐसी बहुत सी जो उनके काम की चीज़ें थी वो लोगों को दूर दूर भेजकर मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ें अपने पास रखते होंगे। तो ऐसा है कि जो लोग थोड़े अच्छे थे ना, शासक लोग कौन थे उस समय पर, जो लोग थोड़े अमीर टाइप हम कह सकते हैं, जो लोग जिनके पास थोड़ी अच्छी सुविधाएं हो, तो उनको शासक कहा गया है यहाँ पर। और जब हमने देखा था ना कि ये जो नगर है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हो, तो जो शासक लोग थे ना, तो ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग में रहते थे। जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पर आम जनता रहती थी। और वो लोगों से दूर दूर चीज़ें क्यों मंगवाते थे, दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी, क्योंकि उन्हें हो सकता है उनके पास जो मनके थे, सोने चांदी से बने आभूषण, गहने वगैरह वो अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। लिपि क्या होता है, जो लिखता है, जो लिखने का काम करता है। तो ऐसा है कि जो मुहरों पर भी लिखते थे। आगे हम मोहर भी देखेंगे, जो हमें हड़प्पा सभ्यता से मोहरे के साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में उसको हम देखेंगे। और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ों पर लिखते होंगे जो अभी तक नहीं बच पाई हैं। कुछ कुछ चीज़ें बची हैं, कुछ नहीं बची हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। जो शिल्पकार थे, जो अपनी कला के माध्यम से चीज़ें बनाते थे, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देश की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने आज भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं। तो जितने भी हमें एविडेंस मिले हैं उनमें से ईंटों के अलावा मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। कुछ ऐसे सामान मिला है जैसे मृद भांड, कुछ बर्तन टाइप, कि जो उस समय पर ऐसा माना जाता है जो शिल्प कला स्त्री पुरुष थे वो बनाते थे इनको। यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, पिक्चर को आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि पिक्चर के थ्रू आपको अच्छे से कनेक्ट करने में हेल्प होगी। तो सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और उसमें एक ये नाला बना हुआ है। यहाँ पर देखिए
ये मोहनजोदड़ो की ये जो सड़क थी ना, उस पर ये नाला बना हुआ है। और ये जो आसपास के घर थे ना, इनका एक एक पर्सनल जो घर की नाली थी ना, वो इस बड़े नाले में आकर मिल जाती थी। अब यहाँ पर देखिए नीचे कुआं बना हुआ है। ये देखिए उस समय पर कुएं ऐसे होते थे। देखिए कुएं भी जो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे ताकि उनमें से पानी वगैरह बाहर ना निकले जब भी पानी उनमें भरा जाए तो। अब देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था ना, वो भी 2 भागों में विभाजित था। एक ऊंचा था, एक नीचे बना हुआ था, है ना। हमने देखा था निचला नगर जिसको बोला जाता है। ये देखिए, तो सबसे पहले तो क्या खोजा गया था, हड़प्पा को ही खोजा गया था। हमने देख लिया कि दुर्ग थे, एक निचला शहर था। ऊंचाई जो दुर्ग की थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी। अच्छे से उनका निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। फिर नालों का निर्माण किया जाता था और फिर घर जो बनाए जाते थे, हमने देखा कि एक घर में बहुत से कमरे होते थे और जो बाहर जो सड़क के साथ कमरे लगते थे उनमें से हर एक कमरे, किसी एक कमरे में एक कुआं होता था हर एक घर में, ताकि जो आने जाने वाले जो मुसाफिर हों उन्हें पानी पीने में आसानी हो जाए, उन्हें घर के लोगों को ना बुलाना पड़े। इसी वजह से वो कुआं रखते थे बिल्कुल सड़क के पास में। अब देखिए ये मोहरें मिली हैं। यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये मोहरें हैं, इस पर कुछ चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं। सिंबॉलिक लिपि है ये, यहाँ पर कुछ सिंबल हैं। तो अभी तक इसको नहीं पढ़ा गया है, अभी तक तो नहीं इसको रीड कर पाए कि ये क्या लिखा हुआ है उनकी भाषा में। तो ऐसा माना जाता है उन्हें व्यापार करने के लिए ये इस मोहर का प्रयोग करते होंगे। देखिए यहाँ पर एक जानवर बना हुआ है, जानवर का चित्र। ऐसा हो सकता है कि इस जानवर का उनकी लाइफ से काफ़ी रिलेट करता हो, या उस समय पर जहाँ जिस देश से व्यापार करता हो वहाँ पर ये जानवर मिलता हो, या जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो ऐसे जानवरों को पालतू बनाते हो, या कुछ भी किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब हमें क्या पता भी उनकी सोच क्या थी, हम थे उस समय पर, ना ही आप थे और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो हम सिर्फ ऐसा मान ही सकते हैं कि ये मोहरों का प्रयोग वो व्यापार करने के लिए करते होंगे और ये अपनी जो चिन्हित भाषा चिन्ह मतलब जो सिंबल बनाकर कुछ लिखते होंगे, जो भी उन्हें मैसेज वगैरह देना होता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इन चिन्हों में देखें तो यहाँ पर हमें ना मछली के चिन्ह ज़्यादा मिलते हैं। हो सकता है मछली का उनके जीवन के साथ बहुत ज़्यादा महत्व हो, मछली का उनके जीवन से। तो इसी तरह से हमें ये मोहरें भी मिली हैं। ये हड़प्पा से हमें मिली है एक मोहर और इसके ऊपर कुछ खास लिपि में लिखा गया है लेकिन अभी तक इसे नहीं पढ़ा गया। और यहाँ पर देखिए ये खिलौने हैं, बच्चों के खिलौने जो कि पक्की मिट्टी से बने हुए हैं। अगर ये पक्की मिट्टी से बने तभी आज तक ये मतलब वैसे हैं, हमें कुछ एविडेंस इनके मिले हैं। अगर कच्ची मिट्टी से या किसी लकड़ी टाइप से बने होते तो कब के गल गए होते। तो ये देखिए, अब इससे हमें पता चल सकता है कि ये जो बच्चे थे ना उस समय ये जानवरों के खिलौने हमें ज़्यादा मिलते हैं। जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं ना, खिलौने क्या होते हैं, हम जो आसपास की चीज़ें होती है बच्चों को वही बिल्कुल उसको छोटा बना कर दिया जाता है। जैसे आजकल हम जो कार देखते हैं, ट्रैक्टर देखते हैं और गाड़ी वगैरह देखते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार की, है ना, तो वो खिलौने बनाए जाते हैं। तो लेकिन उस समय पर आसपास में क्या होता था, ज़्यादा जानवर होते थे, तो इस समय पर फिर जानवरों के ज़्यादा चित्र बनाए जाते थे। तो ये जानवरों के ही खिलौने बनाकर बच्चे इनसे खेलते होंगे। अब देखिए नगर और नए शिल्प क्या है। हड़प्पा के नगरों से जो कुछ हमें और भी चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं हड़प्पा के नगरों से, ये देखिए पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पत्थरों से बनाई गई थी, शंख से बनाई गई थी, तांबे से, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से। यहाँ पर चित्र देखिए, ये देखिए, ये मणकों से बनी हुई है। उस समय आज अगर हम कंपेयर करें ना, तो आज ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हम उस समय को आज से कंपेयर करें ना, तो ये उनके लिए ये कुछ रानी हार टाइप ही होता था, जो बहुत ही महंगा, बहुत कीमती चीज़ थी ना, वो ये वैसे उस समय पर इसकी इतनी कीमत थी। इनमें कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए जाते थे और इनके बीच फिर छेद किए गए और इन्हें फिर धागे में परोया गया था। तो ये वस्तुएं आकर्षक वस्तुएं मिली हैं। इनमें मनके, बाट और फलक हैं। ये देखिए, ये बना होता था, कुछ ऐसे मनके भी मिलते थे जिनको काटकर उनके बीच फिर छेद करके उन्हें धागे में परो दिया जाता था।
इसमें तांबे और कांसे के औजार भी मिलते हैं। हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो उस समय पर भी देखिए सोने और चांदी का महत्व था। तो सोने और चांदी के गहने बनाए जाते थे और बर्तन भी। और इसके अलावा मनके भी मिलते हैं, बाट मिलते हैं और फलक। यहाँ पर देखिए ये बाट ऐसे होते हैं जो भार वगैरह तोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ना, पत्थर। आज के अगर हम देखें तो जो गोल से ऐसे बाट होते हैं ना, वजनदार, जो वजन तोलने के लिए जिनका उपयोग होता है, तो उस समय पर ऐसे बाट होते थे। उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। कितने ध्यान से बनाया गया, ये देखिए कितने अच्छे से और ध्यान से बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। चर्ट एक पत्थर होता था उस समय पर। शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए इन्हें बनाया गया था। इनका प्रयोग भी कुछ ना कुछ तोलने के लिए किया होगा, हो सकता है धातुओं को तोलने के लिए, या फिर जो ज़्यादा कीमती पत्थर हो, हमने देखा था, उन्हें तोलने के लिए इनका यूज़ करते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। हमने देखा मोहरें मिलती हैं हमें, वो पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन्हें आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। हमने देख ली थी ऊपर एक मोहर, उस पर जानवरों के चित्र। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हम आगे देखेंगे जो लाल मिट्टी के बर्तन थे उनको काले रंग से डिज़ाइन किया जाता था। तो देखिए उस समय पर ऐसा नहीं था लोगों को कुछ नॉलेज नहीं थी, कितना कुछ लोग फिर भी बना रहे थे कि बर्तन बना रहे थे, फिर उन पर डिज़ाइन कर रहे थे और पत्थरों का यूज़ करके आभूषण, गहने बना रहे थे। तो इसी तरफ अगर हम देखें ना, तो उस समय पर भी उन्होंने भी अपने लेवल पर बहुत अच्छा विकास किया था। हर एक चीज़ वो बनाना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर एक और चित्र मिलता है, ये देखिए एक मूर्ति मिलती है। ये मूर्ति यहाँ पर देखिए किसी एक व्यक्ति की है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है, जो मोहनजोदड़ो का स्थान है वहाँ से। और इस पर देखिए इसने कढ़ाईदार, ये देखिए एक शॉल टाइप ओढ़ा हुआ है, इसने कढ़ाई की हुई है। इस पर मिट्टी की बनी हुई है, ये पत्थर की बनी हुई है मूर्ति। तो इसके देखिए यहाँ पर इसको ऐसा माना जाता है कि ये हो सकता है, ये जो उस समय पर ब्राह्मण हम कह सकते हैं ना, ये ब्राह्मण टाइप कुछ होते होंगे, उनकी मूर्ति बनाई गई है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो देखिए अब कृषि के बारे में आ गया है कि 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो कपड़ों के टुकड़े मिले हैं उन्हें, चांदी का एक फूलदान था, उसके ढक्कन और कुछ बाकी तांबे की जो वस्तुएं उनके साथ चिपके हुए। पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। जो फ्योन से बनी हुई तकलियां थी, उन्हें उनसे सूत काटने के एविडेंस मिलते हैं कि उनसे सूत काटा गया होगा। इससे अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं, विशेषज्ञ क्या होता है, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर को तराशना, मनके को चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। तो ऐसा माना जाता है कि जो विशेषज्ञ थे ना, जिसको खास चीज़ों बनाने के लिए उन्होंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली थी या काम सीखा था, तो वो इन चीज़ों का निर्माण करते थे। मूर्ति का चेहरा देखो कितने आकर्षक ढंग से बना हुआ है, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से, और किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का। अब देखिए ये किसी ऐसे वैसे आदमी ने तो नहीं बनाई होगी, है ना, किसी को जो आता नहीं तो उसने इतनी अच्छी, तो ऐसा किसी खास विशेषज्ञ ने बनाई है। देखिए इसकी दाढ़ी है, इसको कितने अच्छे से सजाया गया। ये देखिए दाढ़ी यहाँ पर बनाई गई है, और ये देखिए इसका हाथ तो टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ एविडेंस मिल गए हैं जितना, इससे हमें आइडिया लगाया जा सकता है कि ये किसी खास व्यक्ति की, उस समय पर जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता रही होगी किसी व्यक्ति की, तो उनकी मूर्ति बनाई गई है। तो कितने आकर्षक, कितने अच्छे तरीके से फिर भी लोग बना लेते थे मूर्तियाँ। हम 4-5 हज़ार साल पहले की बात कर रहे हैं, फिर भी लोग इतने अच्छे से कलाकृति कर लेते थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। तो देखिए हर एक व्यक्ति तो इतना माहिर हो नहीं सकता कि सभी कुछ बनाना जानता हो,
ठीक है। तो लेकिन क्या सिर्फ ऐसा भी एक सवाल होता है कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम करते थे या केवल महिलाएं ही? शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसी काम में दक्ष थे, मतलब कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही ये काम कर लेते थे। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ पुरुष ही करते होंगे। आज भी अगर हम देखें तो आज भी महिलाएं पुरुषों के बिल्कुल बराबर सभी काम कर सकती हैं। तो उस समय पर भी कुछ महिलाएं भी ऐसी रही होंगी जो बहुत अच्छे से जो कला करती होंगी, विशेषज्ञ रही होंगी, जो कुछ खास वस्तु का निर्माण करती होंगी। अब देखिए फ्योन्स क्या था। हमने देखा था फ्योन्स से कुछ बनाया जाता था, है ना। उनके जो पत्थर टाइप का जो अपनी काम की वस्तुएं बनाते थे वो फ्योन्स से। फ्योन्स क्या? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जैसे आर्टिफिशियल होता है ना, आर्टिफिशियल तरीके से, वैसे फ्योन्स का तैयार किया जाता है। बालू या सफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। अब देखिए कोई भी चीज़ जब बनानी होती थी ना उन्हें, तो पत्थर का जो चूरा था, पत्थर का जो चूर्ण होता है, अगर देखिए हम लोहे का, जैसे है ना, लोहे का जब पत्थर के जो छोटे छोटे चूरा होता है ना, उसको किसी गोंद में मिलाकर पहले उसको ऐसे आटे की तरह गूंथ लिया जाता है और फिर उससे जो भी चीज़ उन्हें बनानी होती है वो बना लेती है। बाद में उन वस्तु पर एक चिकनी परत भी चढ़ाई जाती थी और चिकनी परत नीले या हल्की समुद्री रंग के सी होती थी। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ बनाया गया, ऐसे हत्थी टाइप कुछ बना हुआ दिख रहा है कि ये हत्थी है। तो ये फ्योन से बनाई गई है कि आर्टिफिशियल तरीके से। एक तो होता है कि पूरा पत्थर है ये, इसको ऐसी शेप में काट लो कि ये हत्थी बन गई। लेकिन एक ऐसा था कि जो पत्थर का चूरा था उसको पहले गोंद में ग्लू टाइप कुछ उसमें मिला के उसको गोंद लिया, फिर उसको जो भी शेप देनी हो उसी शेप से उससे कोई भी वस्तु बनाई गई है। आगे देखिए फिर कच्चे माल की खोज में। अब देखिए कच्चा माल क्या था उस समय पर, कच्चे माल किसे कहते थे और उसकी खोज कैसी होती थी? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं, कच्चा माल उन्हें। फिर या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। किसान भी इनका उत्पादन करते हैं और पशुपालक भी। किसान कैसे उत्पादन करते हैं? जो आज का गेहूँ है, उस समय भी गेहूँ था, तो गेहूँ को अगर हम उगाते हैं, जो किसान उगाता है गेहूँ को, तो वो एक कच्चे माल के रूप में उगाता है। बाद में वो उसे काट कर मंडी में लेकर जाता है, तो वो उसको बेच देते हैं और फिर वो आगे दुकानों पर बिकता है और उससे फिर क्या बनता है? आटे का, उससे फिर आटे का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से कच्चे माल का उत्पादन किसान भी करते हैं या पशुपालक भी करते हैं, जो पशु पालते हैं। जैसे पशु कैसे करते हैं कच्चे माल का उत्पादन? जो दूध होता है, पशुओं से दूध मिलता है, वो दूध को आगे डेयरी में दिया जाता है, फिर उस दूध से बहुत से दही, घी, दूध, है ना, मक्खन टाइप कुछ बनता है। तो इसी तरह से कच्चे माल का उत्पादन किसान भी करते हैं, पशुपालक भी करते हैं और नेचुरली भी हमें मिलता है। नेचुरली कैसे? जो लकड़ होती है उसका हम यूज़ क्यों करते हैं? आप फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं और भी बहुत सी वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे लकड़ी या धातुओं से के अयस्क प्राकृतिक रूप से कच्चे माल के रूप में मिलते हैं। तो नेचुरली मिलते हैं हमें, कुछ धातु ऐसे मिलती है जो नेचुरली मिलती हैं और लकड़ी मिलती है जिनका उपयोग बाद में बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। इससे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे हमने देख लिया कि किसानों द्वारा एक कपास, हमने गेहूं का उदाहरण देखा था, अभी कपास का देख लीजिए। अगर किसान कॉटन उगाता है तो उसको कच्चा माल कहता है। बाद में इसकी कुताई बुनाई की जाती है और फिर इससे कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी जैसे पत्थर दूर दूर से आयात करते थे। अब देखिए एक जगह पर हर एक चीज़ तो मिल नहीं सकती। आज भी हर एक जगह में या एक स्टेट में सभी कुछ तो नहीं मिलता है, तो आदान प्रदान करते हैं कि जिस स्टेट में गेहूं ज़्यादा है वो गेहूं देकर दूसरे स्टेट से चावल ले लेता है। तो इसी तरह से वहाँ पर जब वो चीज़ें बनाते थे तो उनके पास हर एक चीज़ नहीं मिलती थी। जैसे उन्होंने तांबा, लोहा, सोना, चांदी और जो बहुत कीमती पत्थर थे वो उनका दूरों दूरों से आयात करते थे। मीन्स कि दूर दूर से चीज़ों से व्यापार, दूर की जगह से व्यापार करते थे। और अगर हम इस व्यापार की बात करें तो इस समय पर भी अरबों के साथ व्यापार होता था। जो मध्य एशिया का क्षेत्र है उधर वाले क्षेत्र में, और इनडायरेक्टली यूरोप से भी व्यापार होता था इस समय पर। तो हड़प्पा सभ्यता के समय से ही व्यापार चलता आ रहा है, जो आज भी चल रहा है आगे और बढ़ रहा है व्यापार।
तो हमने देखा था व्यापार के लिए हमने पीछे मोहर देखी थी, वो मोहरों का प्रयोग करते होंगे जहाँ पर कुछ ऐसे चित्र बने हुए थे और नीचे एक जानवर का चित्र बना था। तो इसी तरह से ये जो आयात करने के लिए उन मोहरों का प्रयोग करते होंगे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। तो ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जो तांबा है वो आज के राजस्थान में है, तो यहाँ से राजस्थान से आयात करते थे जो हड़प्पा के लोग थे। हड़प्पा हमने देखा था, एक बार लोकेशन फिर से याद करिए, दिमाग में लाने की कोशिश करिए। यहाँ पर झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। तो रावी नदी के किनारे पर था जो पाकिस्तान में है। रावी दरिया अभी आधा पाकिस्तान में और आधा भारत में भी है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही पाकिस्तान में चला गया, तो आधा है। तो जो हड़प्पा है ना वो अभी पाकिस्तान में मिलते हैं, उस क्षेत्र अभी वो पाकिस्तान में चला गया। अब देखिए तांबा कहाँ से लेते होंगे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। जो पश्चिम एशिया के देश थे ओमान से, वहाँ से भी तांबे के कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं कि वहाँ से भी आयात किया जाता था। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब देखिए उस समय पर भी लोग इतने मेहनती होते थे ना कि एक वस्तु को इधर से लाकर दूसरी को इधर से लाकर फिर उन्हें आपस में मिलाकर तीसरी वस्तु बनाई जाती थी। तो इसी तरह से कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन मिक्स किया जाता है। और वो टिन का कहाँ से आयात, इंपोर्ट कहाँ से करते थे? ईरान से, अफगानिस्तान से। और सोने का आयात कहाँ से? कर्नाटक। और जो कीमती पत्थर है जो आज के उस समय पर भी कीमती थे, तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जो आप ध्यान में रखिएगा कि जो तांबे का प्रयोग है, तांबे का जो इंपोर्ट था वो राजस्थान से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। तो और पश्चिम एशिया के देश ओमान से भी किया जाता था। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन मिलाया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ, तांबा तो उन्होंने राजस्थान से ले लिया, अब टिन कहाँ से लाना था? तो टिन उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान से ले आते थे। और सोने का आयात कर्नाटक से करते थे। और जो कीमती पत्थर थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये कुछ ऐसी वस्तुओं का आयात भी करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। यहाँ पर देखिए ये एक खिलौने टाइप कुछ बना हुआ है, ये खिलौना ही है। ये देखिए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए इन ऐसी कुछ वस्तुएं बनाई जाती होंगी, ऐसे कुछ जो व्हीकल टाइप हम कह सकते हैं, व्हीकल बनाए जाते होंगे। और ये खिलौने के रूप में मिला है। हमने बात की थी कि जो खिलौने क्या थे, जो खिलौने आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं हमें, है ना, तो उन्हीं को ही खिलौने के रूप में बना दिया जाता है, बिल्कुल छोटा करके। तो इसी तरह से अब देखिए ये भी एक खिलौना मिला है। तो लोग इन आयात करने के लिए पैदल तो इतनी दूर दूर तक जाते नहीं होंगे, तो आयात करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान लाना हो, जा लेके जाना हो, तो ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और मोहर मिली है हमें, हमने पीछे भी देखी थी एक मोहर, यहाँ भी देखी ये मोहर। अब देखिए इस मोहर पर चित्र समझने की कोशिश करिए क्या बना हुआ है। यह देखिए मोहर पर कुछ नाव टाइप बना हुआ है और यहाँ पर दो पक्षी बने हुए हैं। तो ऐसा है कि उनके हो सकता है ये उनके क्षेत्र के कुछ सिंबल्स हों जो ज़्यादा फेमस हो, इसलिए वो अपने जो एरिया के सिंबल है ना इन मोहरों पर लगा देते थे कि इस एरिया से ये सामान आया है या इस एरिया में ये सामान लेके जाना है। तो इसी तरह से मोहरों का वो प्रयोग करते होंगे। अब देखिए नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कहाँ से आता था? जो लोग नगर में रहते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। एक तो हमने देखा है कि नगर थे, जो नगर बटे हुए थे, एक ऊंचा भाग और एक निचला हिस्सा। ऊंचे को हमने दुर्ग कहा था और नीचे वाला जो वहाँ पर आम नागरिक रहते थे और यहाँ पर कुछ विशिष्ट पर्सन रहते थे और वे अनाज उगाते थे जो गांव में लोग रहते थे और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। जो किसान थे और चरवाहा थे, जो शहरों में लोग रहते थे, वो शासकों को, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। आज को ना रिलेट करते जाइए इसके साथ, हिस्ट्री के साथ, कि जो आज भी है ना ऐसा ही होता है। जो किसान होते हैं ना वो फसल उगाते हैं, बाद में उनको मंडियों में दिया जाता है और मंडियों में से फिर वो शहरों में, नगरों में चले जाते हैं। जो ये चीज़ें, जो लोग ये वस्तुएं नहीं उगाते हैं, जो ये
अनाज का उत्पादन नहीं करते उनके पास पहुंच जाता है। तो उसी तरह से उस समय पर भी किसान और जो पशुपालक होते थे, जानवर वगैरह पालते थे जो इंसान, जो व्यक्ति, तो उन्होंने फिर जो शासक थे, लेखक थे और दस्तकार थे, उनको सामान देना शुरू कर दिया था, मतलब देते थे खाना वगैरह के लिए। पौधों के अवशेषों से क्या पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जिससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो गेहूँ भी उगाते थे, जौ, दालें, मटर, धान भी उगाते थे, तिल और सरसों भी उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता है, एक नई बात थी। अब देखिए हमें ये कैसे पता चला कि हल का प्रयोग। अब देखिए हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वो लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, जैसे कि पानी का संचय किया होगा, ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। अब देखिए हल का हमें कैसे पता चलता है कि उस समय पर लोग हल भी यूज़ करते थे। हमने ऐसे क्यों नहीं कहा कि उस समय पर लोग ट्रैक्टर यूज़ करते थे, उस समय पर लोग और भी जो उपकरण है आज के समय पर किया जाता है तो उसका यूज़ करते थे। तो कुछ हमें जब एविडेंस मिलते हैं ना तो फिर ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय पर लोग ये चीज़ें यूज़ करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये खिलौना बना हुआ है, ये लकड़ी, ये हल का खिलौना है, ये मिट्टी से बना हुआ है। लकड़ी के तो जो हल थे ना, जो उस समय पर लकड़ी के हल बनाए जाते थे, जो लकड़ी के हल थे वो तो नष्ट हो गए होंगे, इतने लंबे समय तक तो बचे नहीं होंगे, 4-5 हज़ार साल बाद, है ना। तो अब देखिए ये जो है ना ये पत्थर के से बनाया गया था। ये देखिए हमने फिर भी, अब मैं फिर भी बता रही हूँ एक बार और, कि जो खिलौने थे वो आसपास की चीज़ों से ही बनाए जाते थे, मतलब कि जो आसपास की चीज़ें मिलती थी ना उनको ही खिलौने के रूप में बनाया जाता था। तो ये जो हल है तो इसको एक खिलौना मिला है कि बच्चे इस हल से खेलते होंगे, तो इसी तरह लोग हल का प्रयोग भी जानते होंगे। तो यहाँ पर हो सकता है बारिश भी कम होती हो इस क्षेत्र में, इसलिए लोगों ने फिर क्या किया, कुएं वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे, हमने देखा था। और उसमें पानी का भंडार करने लग गए थे कि जब भी उन्हें सिंचाई की फसलों के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत होगी तो फसलों को पानी यहाँ से दे देते होंगे। हड़प्पा के लोग अब देखिए गाय, भैंस, बकरियाँ, भेड़ वगैरह भी पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे। जो बस्तियां बनी होती थी ना गाँव में, तो उसके आसपास के जो तालाब और चरगाह भी होते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। जब सूखा पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक, तो फिर क्या करते थे, जो मवेशी होते थे उनको, मवेशियों के झुंडों को, जो मवेशी होते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, आज भी हम देखें ना भेड़ बकरियां जो झुंडों में इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह आज भी जाते हैं चारे पानी की तलाश में। तो उस समय पर भी लोग जो थे मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे चारे की तलाश में या फिर पानी की तलाश में। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। जो बेर था फल, देखिए ये फल कितना पुराना है, तो उस समय पर भी बेर का उपयोग होता था। तो बेर का फल जो इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, जो मछलियां होती थी पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। हमने जो पीछे चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था कि जो आरंभिक मानव थे ना वो अखेटक थे, शिकारी करते थे। तो इस समय हड़प्पा के समय पर भी वो लोग शिकार करते होंगे। अब देखिए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का निरीक्षण करते हैं कि गुजरात में जो हड़प्पा के नगर मिले हैं वो कैसे थे। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे, जो कच्छ का एरिया है उसका एक और क्षेत्र एरिया है खादिर बेत, उसके किनारे धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। तो अब देखिए हमने पीछे देखा था कि लोग, जो ज़मीन थी ना उपजाऊ थी, तभी तो खेती करनी शुरू कर दी थी उन्होंने। तो अब यहाँ पर भी धोलावीरा पर भी ऐसा माना गया है कि ज़मीन उपजाऊ थी और पानी मिलता था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर को 2 भागों में विभक्त था, वहीं धोलावीरा 3 भागों में बांटा गया था। हमने पीछे देखा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो 2-2 भागों में डिवाइड थे। लेकिन जो धोलावीरा है
नगर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब देखिए हमने देखा है दीवारें उन्होंने 4 दीवारी ना हर एक नगर में की हुई थी। हो सकता है वो जानवरों से बचना चाहते हो, या फिर ये जो नगर थे ना नदी के किनारे मिलते हैं, हो सकता है बाढ़ वगैरह के खतरे से वो बचना चाहते हो, तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने 4 दीवारी की हुई थी। और इसी प्रकार से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी इसमें धौलावीरा में भी। इसके अंदर आने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। जो ऐसे एक नगर होता था ना उसका एक बड़ा गेट यहाँ पर रखा जाता था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। अब देखिए धौलावीरा की ये सभी विशेषताएं हैं कि क्या क्या है। एक बड़ा प्रवेश द्वार था, ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी चारों ओर पत्थर की, और खुला मैदान था, और जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते। सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए, जो पब्लिक के लिए जो भी कार्यक्रम, जब कुछ भी फंक्शन कुछ भी ऐसा कार्यक्रम होता था वो वहां पर किया जाता था खुले मैदान में। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। जो हड़प्पा की लिपि थी ना उसको बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर लिखा हुआ पाया गया है, और लकड़ी में जड़ा गया था। अभिलेखों को, जो अभिलेख थे ना उनको लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। हड़प्पा के जो लेख थे लिखे होते थे ना, जो लिपि में कुछ लिखा जाता था वो छोटी छोटी चीज़ों पर पाए जाते थे, लेकिन धौलावीरा में क्या था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था। तो ये एक अलग मतलब डिफरेंट चीज़ है उससे, ये आपको ध्यान में रखनी है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। अब देखिए लोथल भी है, हमने देखा धौलावीरा, तो अब लोथल के बारे में बात करते हैं। लोथल भी एक ऐसा नगर बसा था जो कि गुजरात के जो साबरमती नदी है उसके किनारे पर। यहाँ पर क्या मिलता था, कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। हमने देखा था गुजरात से लोग कीमती पत्थर मंगवाते थे, आयात करते थे, तो यहाँ पर आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो लोथल है वहाँ पर पत्थर मिलते थे आसानी से, शंख और धातु से जो कीमती चीज़ें बनाई गई थी, एक महत्वपूर्ण केंद्र था यहाँ पर। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिली है। तो एक भंडार गृह भी मिलता है लोथल से। हमने पहले देखा था भंडार गृह घरों में होते थे, यहाँ पर एक नगर में मिला है। और जो घरों में भंडार गृह वो कमरों के रूप में ही बने होते थे कि एक कमरा बना था, वहीं पर लोग सामान रख लेते थे, और हर एक घर में एक कुआं भी बना होता था। और लोथल में हमें क्या मिला है, भंडार गृह मिला है, और उससे भंडार गृह में से क्या मिला है, मोहरें मिली हैं, मुद्रांकन या मोहरबंदी के हस्ताक्षर मिले हैं। जो गीली मिट्टी है ना उस पर कुछ छाप दिया जाता है ना, तो दबाने से उसकी जो छाप बन जाती है उसको मोहरबंदी कहा जाता है। मोहरें कैसे बनती थी, मिट्टी की एक ऐसे स्क्वायर टाइप शेप बनाकर उसमें किसी भी चीज़ को छाप दिया जाता था, तो ऐसे मोहर बन जाती थी। अब देखिए लोथल का जो बंदरगाह है ना, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह होता है। यहाँ पर देखिए ये गोदीवाड़ा नाम से भी जाना जाता है इसको। ये देखिए ये एक बड़ा, ये आज का तालाब है, खैर उस समय का तो नहीं लग रहा, ये आज का तालाब है लेकिन इसके जैसा होता था। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह, ऐसा माना जाता है कि ये बंदरगाह होता था जहाँ पर समुद्र के रास्ते से आने वाली जो नाव थी ना यहाँ पर रुकती थी, और यहीं पर ही जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था इसी तालाब के थ्रू, इसी जो भी बंदरगाह था उसके थ्रू। आज भी बंदरगाह भारत में है जहाँ बहुत से ऐसे देशों में, सभी देशों के बंदरगाह हैं अपने अपने, जहाँ से व्यापार किया जाता है समुद्री जो जहाज थे उनके माध्यम से। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। एक ऐसी इमारत है जहाँ पर मनके बनाए जाते थे। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके और मनके बनाने वाले उपकरण यहाँ भी मिले हैं। एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर मनके बनाए जाते थे। कैसे पता चला अब मनके बनाए जाते थे, कुछ और क्यों नहीं बनता था, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले, जैसे पत्थर के टुकड़े मिले हैं, कुछ आधे से बने हुए मनके मिले हैं, और मनके बनाने वाले जो उपकरण होते थे उस समय पर वो भी हमें यहाँ पर मिले हैं। अब देखिए मोहरबंदी या मुद्रांकन क्या होता है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। जो मोहरों का प्रयोग करते थे, हमने देखा व्यापार करते थे वो लोग, अब व्यापार किसी डिब्बे में जो सामान देते थे उन पर मोहर लगा देते होंगे कि ये भाई यहाँ की मोहर है तो यहाँ का सामान है, अब इस देश में जाएगा।
तो एक जगह से दूसरी जगह उन पर मोहर लगाकर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उन पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को ही मोहरबंदी कहते थे। जो मोहर की छाप की जाती थी ना गीली मिट्टी पर, उसको ही मोहरबंदी कहा जाता था। यहाँ पर देखिए ये चित्र में भी ऐसा ये मिट्टी है, इस पर देखिए ये स्क्वायर टाइप यहाँ पर कुछ मोहर का अच्छे से तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ मोहर के ऐसे दिख रहा है कि ये मोहर छपी हुई है यहाँ पर। तो मोहर क्यों लगाते थे? अगर ऐसा था कि अगर तो ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो इससे मतलब ये था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी जो हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं या कुछ ऐसे पेपर होते हैं, कुछ और भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पर मोहरबंदी की जाती है। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कीमती, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ना, कुछ ऐसे होते थे जिन्हें आप हर एक के पास नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति के पास वो चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं तो उन पर ऐसे लिफाफे में बंद करके और यहाँ पर मोहर लगाई जाती थी। ऐसे मोहर बंदी करना उसे कहा जाता था जब मोहर को छाप दिया जाता था गीली मिट्टी पर। अब देखिए ये सभ्यता तो हमने देख ली कि ये सभ्यता ऐसी थी। यहाँ पर हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा। तो इन सभी से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, लोगों का जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे या क्या काम करते थे, है ना। तो उनका हमने क्या क्या हमें सामान मिले हैं जो यूज़ करते थे। फिर खेती कैसे शुरू हुई थी, खेती की शुरुआत, कच्चा माल कैसे बनाते थे, क्या करते थे, उनका यूज़ क्या होता था, व्यापार कैसे होता था। तो इन सभी के बारे में हमने देख लिया। तो अभी हम देखते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे, ये एकदम से ये सभी लोग कहाँ चले गए। कि हमारे मन में ख्याल आता है कि जब इतने लोग थे तो इतना सब कुछ चल ही रहा था, तो एकदम से इतना किधर लोग चले गए कि आज हमें सिर्फ उनके एविडेंस मिलते हैं, हमें कोई ऐसे और उनकी पीढ़ियाँ जो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं। अब देखिए लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कि हमने देखा था 4700 साल पहले का ये हड़प्पा के बारे में हमने बात की थी। अब 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया था। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया था। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। अब देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं ना, उसमें ये भी पता चल जाता है कि ये वस्तु कितने साल पुरानी है। तो हमें जो एविडेंस मिले हैं ना, वो सिर्फ हमें लगभग 4000 5000 साल पहले के मिले हैं। अब 3900 साल के बाद के हमें कुछ एविडेंस ऐसे नहीं मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि ये अचानक से जो भी चीज़ें थी ना, मोहर थी, जो बाटों का प्रयोग करते थे, वो सब कुछ बंद हो चुका था। जो कच्चे माल का आयात था वो भी बहुत कम हो गया था। हालांकि बंद नहीं हुआ था, कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लग गए थे। हमने देखा था कि उनकी जल निकासी प्रणाली इतनी अच्छी थी कि उनका कूड़े करकट को जो निपटान करने का सिस्टम इतना ही बढ़िया था ना, कि वो अब एकदम से बंद हो गया। अचानक ढेर बनने लग गए थे। जल निकास प्रणाली थी जो वो नष्ट हो गई थी और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे थे। हमने पहले देखा था कि जब ये नगर बसे हुए थे तो एक बिल्कुल प्लानिंग करके घर बनाए जाते थे। तो आज भी अगर हम किसी बड़े शहर की बात करें, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चंडीगढ़ का, तो वहाँ पर जो एक पूरी प्लानिंग के साथ घर डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको बनाया जाता है। तो वैसे ही जो घर थे ना, फिर जब ये ख़त्म होना शुरू हुआ तो फिर अचानक से झुग्गियाँ बनने लगी सड़कों पर ही। ये सब क्यों हुआ कुछ पता ही नहीं है। कुछ का तो ये कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, बाढ़ आ गई होंगी या जंगलों का विनाश हो गया होगा, और इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब देखिए वो लोग बोलते हैं कि जो जंगलों का विनाश हो गया था। जंगलों का विनाश कैसे हुआ कि जो ईंटें पकती थी तो उन्हें ईंधन लकड़ी से जलाया जाता है, तो उसकी ज़रूरत थी। तो इसी वजह से कहते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जंगल ख़त्म हो गए थे, या फिर नदियाँ सूख गई थी, या फिर लोग नदियों के जो किनारे पर बसे थे वो छोड़कर कहीं और चले गए थे। तो इसी तरह से अपने अपने जो है ना अंदाजे लगाए जाते हैं कि ये कारण हो सकता था। इसके अलावा एक और कारण है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान ख़त्म हो गए होंगे। कि जो मवेशी थे वो एकदम जो चरगाह पर अपना चारा चरने के लिए जाते थे, और जो घास वाले मैदान थे वो ख़त्म हो गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया था। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि सभी नगरों का एकदम ही अंत हो। अब एक समय पर ही सभी नगर उभरे थे और फिर एक समय पर ही सभी खत्म हो गए थे। तो ऐसा तो हम नहीं, बिल्कुल ही नहीं मान सकते कि सभी नगरों का अंत मतलब एकदम ही हो गया था।
अब देखिए ये स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि पहाड़ और नदियों के सूखने का असर फिर कुछ इलाकों में ही हुआ होगा। आज भी हम देखें कहीं पर भी बाढ़ आती है या सूखा आता है तो कुछ इलाकों में ही आता है, सभी पूरे भारत में तो नहीं आता है। तो इसी तरह से हम ये तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते कि ये कारण, ये सभी जगह इनका अंत हो गया था इसी कारणों से। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण जो है ना वो समाप्त हो गया था, कि जो वहाँ के शासक थे ना, कुछ लोग जो लोगों पर शासन किया करते थे, उनका जो नियंत्रण था, कंट्रोल, वो खत्म हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कुछ भी हुआ हो, परिवर्तन का जो साफ साफ असर दिखता है, जैसे कि आधुनिक पाकिस्तान में के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। जो बस्तियां थी ना सिंध और पंजाब की, वो उजड़ गई थी इन परिवर्तनों के कारण। और फिर वो पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी बस्तियों में जाकर उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद कुछ नए नगरों का विकास होता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का तो अंत हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ नए नगर आते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे करेंगे। तो ये था हमारा आज का ये वाला चैप्टर। आरंभिक नगरों के बारे में हमने पढ़ा, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा और उन सभी का जो भी जीवन शैली थी उस समय पर लोगों की, उनके बारे में हमने ये किया। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ यहाँ पर पहले उपयोगी वर्ड्स देख लीजिए। अगर आपको ये वर्ड्स के मीनिंग समझ आ चुके हैं तो इट मीन्स आपने बिल्कुल अच्छे से चैप्टर आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, नगर के बारे में हमने देखा था। नगर दुर्ग जो ऊंची ऊंचाई पर बना होता था। लिपिक जो लोग लिखने का काम करते थे। मोहर देखी हमने। शिल्पकार जो कुछ लोग खास वस्तुएं बनाते थे। धातु विशेषक जो खास वस्तुएं बनाते थे, उन व्यक्तियों को विशेषक कहा जाता। और शिल्पकार जो अपनी कला का प्रयोग करके वस्तुएं बनाते थे। कच्चा माल, हल और सिंचाई, तो इन सभी का अगर आपको मीनिंग पता चल गया तो इट मीन्स आपने ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। तो बेसिक ये चीज़ें हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। इतनी तो नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, उसमें क्या क्या था, उस समय क्या लोग करते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सुमेल करके देख लेते हैं कि हमें अच्छे से समझ आया है कि नहीं। यहाँ पर देखिए तांबा हमने देखा था। तांबा कहाँ से मिलता था? तो देखिए तांबा जो था वो राजस्थान से आयात करते थे। सोना कहाँ से करते थे? कर्नाटक से। और टिन कहाँ से मंगवाते थे? अफ़गानिस्तान से। टिन अफ़गानिस्तान से। जो हमने देखा था ना, कांसा बनाने के लिए तांबे में टिन का प्रयोग करते थे, है ना। कांसा बनता है जो, वो टिन और कॉपर से, तांबे से बनता है। तो टिन फिर अफ़गानिस्तान से मंगवाते थे। और बहुमूल्य पत्थर, जो कीमती पत्थर थे, वो गुजरात वाले क्षेत्र से। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप ये एक बार फिर से क्वेश्चनों को रीड करके इनके आंसर खुद से देने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ आने लगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स भी दी हुई हैं, देख लीजिए कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती है? लगभग 7000 साल पहले। जो हमने देखा था मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हो जाती है। फिर नगरों का आरंभ कब होता है? हमने देखा था पहली ही लाइन में लिखा था 4700 साल पहले। तो हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3900 साल पहले। और बाकी नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ था। तो हम देखेंगे अगले चैप्टर में ये सभी जो अगले नगर, मतलब बाकी के नगर थे, उनका विकास कैसे हुआ था, ये सब हम आगे आगे देखेंगे जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।